सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। सभी को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज का अपना आर्टिकल भी द हिंदू का लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस डे के ऊपर। अ ट्रिस्ट विद द पास्ट इसका टाइटल है। यह आर्टिकल आपको बताता है कि 75 साल आज़ादी के हो जाने के बाद इंडिया में क्या क्या बदलाव आए हैं और क्या चुनौतियाँ इंडिया आज भी फेस कर रहा है। चलिए शुरू करेंगे अपने क्विज़ के साथ में। इस आर्टिकल में जो भी सीखेंगे इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे अ ट्रिस्ट विद द पास्ट। देखिए, पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो बीता हुआ कल है। ट्रिस्ट का मतलब होता है मुलाकात, और कैसी छोटी सी मुलाकात को बोलते हैं ट्रिस्ट। ट्रिस्ट का एक और मीनिंग भी होता है डेट। जो आप जोड़े जाते हैं ना, जोड़े है ना, कोई कपल्स होते हैं आपस में मिलते हैं, उसको भी ट्रिस्ट बोलते हैं। वो भी एक मुलाकात ही होती है, ब्रीफ सी ट्रिस्ट। अब ये ट्रिस्ट जो है ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स है अपने पास। एक एडवांस वर्ड आपको बताता हूँ, रॉन्डेवू। इसको क्या लिखा गया है? रिंडिजुअस, है ना, रिंडिजुअस। फॉरेन वर्ड है, लिखा गया रिंडिजुअस, लेकिन बोला क्या जाता है? रॉन्डेवू। रॉन्डेवू इसका मतलब होता है वही छोटी सी मुलाकात, है ना, गपशप वाली। चलिए, कह रहे मुलाकात हो रही है हमारे अतीत से, हमारे पास से। आज 75 साल बाद अपने मुड़ करके पास को हम देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। इसके टाइटल पैराग्राफ से पता लगेगा क्या कहना चाह रहा है। क्लासेस घंटा 2 घंटा लेट आ रही हैं रोज़, क्योंकि मैं भी छुट्टियों पे घर आया हुआ हूँ, घर पे आके शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाता हूँ। तो 1-2 दिनों में अपनी पोस्टिंग प्लेस पे वापस आ जाऊँगा। क्लासेस को आपको रेगुलरली 5 बजे शाम को मिलने लगेंगी। कह रहे द वैल्यूज एनविसेस्ड बाय द बिल्डर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया नीड टू बी इम्बाइब्ड। आज बड़ी भारी भरकम वोकैब है। 5 एडिटोरियल्स में जो वोकैब आती है ना, एक आर्टिकल में मिल जाएगी आपको। हुआ क्या? कह रहे जो वैल्यूज़ हैं, जो मूल्य हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, और वो मूल्य, वो प्रिंसिपल्स जो एनविसेज किए गए हैं, जिनकी परिकल्पना की गई है, जिनको इमेजिन किया गया है, जिनके बारे में आशाएं लगाई गई हैं। और किसके द्वारा? हमारे बिल्डर्स के द्वारा, बनाने वालों के द्वारा। और बिल्डर्स किसके हैं? इंडिपेंडेंट इंडिया के, आज़ाद भारत के। कह रहे ये जो वैल्यूज़ है ना, जो हमारे बिल्डर्स ने एनविसेज की थी, जिन वैल्यूज़ को हमने इमेजिन किया था हमारे संविधान निर्माताओं ने, कह रहा है उन वैल्यूज़ को नीड है, आज ज़रूरत है। और क्या होने की भाई? कि वो इम्बाइब हो जाएं पैसिव वॉइस में। टू बी इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना, ग्रहण कर लेना। इन वैल्यूज़ को टेक कर लिया जाए, सोख लिया जाए। और किसके लिए? ऐसी प्रोग्रेस, ऐसे विकास के लिए जो सस्टेन्ड हो, जो टिकाऊ हो। है ना भारी वो कैब। कह रहे वैल्यूज़ तो बहुत सोची थी सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, है ना, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये वैल्यूज़ जो इन्होंने विशेष की थी ना, आज उन वैल्यूज़ को, उन मूल्यों को ज़रूरत है कि हम उनको सोखें, अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि सस्टेन्ड प्रोग्रेस आगे तक बनी रहे। चलो, वैल्यूज़ आपका सब्जेक्ट है, नीड इसकी वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। पीछे इसके एस आ रहा है, तो वर्ब के पीछे एस नहीं आ रहा है ना, प्रेजेंट टेंस में। अच्छा, और क्या देखने वाला है? एनविसेज करना मैंने आपको बता दिया, परिकल्पना करना हिंदी में बोलते हैं। इसको इमेजिन करना, विजुलाइज करना भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ आम, मैंगो, और आपके दिमाग में मैंगो बन गया, तो आपने क्या किया? मैंगो को एनविसेज किया, इमेजिन या विजुलाइज किया। ठीक है, इस तरह से इस वर्ड को पकड़ लेना। इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना। जैसे मिट्टी में पानी डालते हो तो मिट्टी पानी को सोख लेती है ना। एब्जॉर्ब या एसिमिलेट करना ही इम्बाइब होता है। सोख लेने के लिए एडवांस वर्ड है एसिमिलेट। सस्टेन्ड का मतलब होता है ड्यूरेबल, टिकाऊ, परसिस्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबी चलती रहे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वोकैब आपने देखी है ना, बहुत भारी है। अब इस वोकैब को अपने फटाफट से एक बार पूरी को एक साथ नज़र डालेंगे, ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ते जाएं आर्टिकल को। और साथ ही में देखिए, एग्जाम्स का सीजन आ चुका है, एक के बाद एक नोटिफिकेशन निकल रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के। होपफुली आपने प्रिपरेशन शुरू कर दी है, और अगर नहीं भी की है तो मेरी गाइडेंस में इंग्लिश के लिए आप कर सकते हो वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे। ऐप का जो है कमेंट सेक्शन में लिंक रखा हुआ है, जाके इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको एसएससी का, बैंकिंग का और राइटिंग स्किल्स का, तीनों का कोर्स मिलेगा। एसएससी बैंकिंग कोर्स को मैं अपडेट कर रहा हूँ नए पैटर्न के हिसाब से। फ़ायदा इनका ले सकते हो, 1 साल की इनकी वैलिडिटी है। थोड़ा पहले तैयार करना शुरू किया करो, 4-6 महीने अपने आप को दो तैयारी को, ताकि ठीक से आप स्कोर कर पाओ। अभी इन दोनों कोर्सेज पे 15 अगस्त पे कुछ डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। 444 में बैंकिंग और 444 में एसएससी कोर्स, इस कूपन कोड के साथ। कोड लगा लेना जरूर से, मदर इंडिया। राइटिंग का कोर्स भी अवेलेबल है 480 के अंदर। 15 अगस्त पे आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल रहे हैं।
इसमें आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीखते हो 50 से 60 घंटों के अंदर मेरे साथ। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं। कमेंट सेक्शन में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। आ जाओ अपनी वोकैब शीट। आप देखो कितने सारे वर्ड्स हैं आज। मेरे ख्याल से 10 से 12 वर्ड्स हैं, 5-7 पुराने हैं, 5-7 नए हैं। एनविसेज अभी आपको मैंने बताया मैंगो से, मैंगो मैंने बोला और आपके मुंह में पानी आ गया, तो आपने मैंगो को विजुलाइज या पिक्चराइज किया, यही एनविसेज होता है। इसमें विजन भी आ रहा है। विजन का मतलब होता है, समझते हो ना, विजन मतलब देखना, दूरदृष्टि, आपकी साइट है ना। विजन, विजन से ही एनविसेज बना है। तो एनविसेज नाम का वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एनविसेज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनदर पैंडमिक। ये बड़ा मुश्किल होगा सोचना, एनविसेज या पिक्चराइज करना, और किसको, कॉन्सिक्वेंसेज को, दूसरी एक पैंडमिक के, दूसरी एक महामारी के। चलो नेक्स्ट वर्ड है अपने पास एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट का मतलब होता है आज़ाद करना, किसी को फ्री या रेस्क्यू करना। जैसे आपने कोई जानवर है कहीं फंसा हुआ है, आपने उसको निकाल दिया वहाँ से, तो आज़ाद कर दिया, है ना। एक्सट्रिकेट इसी तरीके से यूज़ होता है। अब देखो एक्सट्रिकेट के बहुत सारे अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं अपने पास। अनशैकल, शैकल मतलब जंजीरें, वही जानवर वाली बात है। जानवर की जंजीरें तोड़ दी तो अनशैकल कर दिया, तो भी उसको आज़ाद कर दिया। लिबरेट का मतलब ही होता है किसी को लिबर्टी देना। डिसइंटेंगल का मतलब होता है छुड़ाना, फंसे हुए को छुड़वाना, वो भी आज़ाद होना है। और एक एडवांस वर्ड है इनके लिए, इमेंसिपेट। ये बाकी वर्ड्स है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरे को पता है इनको ज़्यादातर लोगों को आते होंगे। अनशैकल, एक्सट्रिकेट, इमेंसिपेट जहाँ आपको मिलेगा ना, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इमेंसिपेट किसी को आज़ाद करवाना, ये वर्ड आज आप ध्यान रखेंगे। द बॉय एक्सट्रिकेटेड द बर्ड फ्रॉम द नेटिंग। बॉय ने एक्सट्रिकेट किया, आज़ाद करवाया, इमेंसिपेट किया बर्ड को, पंछी को, नेटिंग से यानी जाले से। चलो नेक्स्ट वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क जो है ना, हमेशा ऑन या अपॉन के साथ में आप देखेंगे। एम्बार्क ऑन या एम्बार्क अपॉन प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इसका मतलब होता है शुरू करना किसी जर्नी को, सफ़र को। द कपल इज़ प्लानिंग टू एम्बार्क ऑन अ 6 month वर्ल्ड टूर। ये जो कपल है वो प्लान कर रहा है एम्बार्क ऑन करने को, शुरू करने को, 6 महीने के वर्ल्ड टूर को, है ना। घूमने जा रहा है दुनिया भर में 6 महीने के लिए। तो एम्बार्क ऑन स्टार्ट ए जर्नी। अब इसको एंटर, बिगिन, वेंचर, कमेंस सब के सब वर्ड से बताया जाता है। एम्बार्क ऑन को आप आज आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है बर्जन। ये 2-3 बार आया पिछले 10 एडिटोरियल्स में। बर्जन का मतलब होता है बड़ा होना, फलना फूलना, ग्रो करना, आकार में और जो है क्वांटिटी में बढ़ जाना। जैसे आपके पास 10 रुपये थे, आपने उनको इन्वेस्ट किया, 10 साल बाद वो 1000 रुपये हो गए, तो आप बोल सकते हो मेरा पैसा बर्जन कर रहा है, मेरा पैसा जो है ग्रो या प्रॉस्पर हो रहा है, थ्राइव कर रहा है। ठीक है, तो बर्जन और थ्राइव फलने फूलने के सिनोनिम है, दोनों ही आर्टिकल में देखने वाले हो। द GDP ऑफ द नेशन इज़ बर्जनिंग एट ए क्विक पेस फॉर लास्ट 2 decades। देश की जो GDP है वो बढ़ रही है, बर्जन कर रही है, फल फूल रही है बहुत ही तेज़ रफ्तार से, क्विक पेस से, पेस का मतलब रफ्तार, पिछले 2 दशकों से, 20 सालों से। ये बर्जन, ये थ्राइव दोनों आर्टिकल में आएंगे। डिटेल में करवा रहा हूँ, वर्ड सेंटेंस बना के, है ना, समझाओ। इसको रट्टे नहीं मारने, कितने वर्ड रट्टे मारोगे, रट्टे मार के नहीं होगा काम। वर्ड्स को पढ़ो, सेंटेंस में कनेक्ट करो, बार बार रीडिंग में आएंगे, ऐसे ही दिमाग में बिठाने हैं। अगला वर्ड है ऑगरी। ऑगरी का मतलब होता है प्रेडिक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं अंदेशा। देखो भविष्यवाणी में तो क्या होता है, आपको कोई बता देता है भाई ऐसा होगा आपके साथ, है ना, आज ऐसा होने वाला है, अगले साल ऐसा होगा, वो तो हो गया, कोई आपको बता दी कोई बात, वो होती है भविष्यवाणी। प्रिडिक्शन से थोड़ा अलग होता है अंदेशा। जैसे हवा आई तेज तो आपको पता लग गया अब आंधी आने वाली है, काले बादल आए तो पता लग गया कि अब बरसात आने वाली है। तो ये अंदेशा के लिए अपने ऑगरी नाम के वर्ड को यूज़ करते हैं। अब देखो ये ऑगरी जो है ना, इसके बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, 2 मैंने एडवांस लिख दिए हैं, हेरोल्ड और हार्बिंगर। आज ये आप आर्टिकल में देखेंगे। काले बादल बरसात का हेरोल्ड है, तेज आती हुई हवा एक आंधी का हार्बिंगर है ना। तो इस तरीके से वर्ड्स कनेक्ट कर लेना। चलिए, द सेल्स फिगर्स आर अ गुड ऑगरी फॉर अनदर प्रॉफिटेबल ईयर। ये जो बिक्री की फिगर्स हैं सेल्स की, ये एक अच्छी ऑगरी है, एक अच्छा अंदेशा है एक और प्रॉफिटेबल ईयर के लिए, एक और जो है मुनाफे वाले ईयर के लिए। चलो नेक्स्ट वर्ड है अनरेवल। देखो आपने स्वेटर देखी है ना, जो औरतें बुनती हैं, ठीक है, स्वेटर कैसे बुनती हैं, ऊन से। अगर स्वेटर का कोई धागा आपके हाथ में आ जाए तो अगर आप उसको खींचोगे ना तो पूरी स्वेटर खुल जाएगी। इसको हिंदी में बोलते हैं उधेड़ना। क्या बोलते हैं जी इसको, उधेड़ना। इंग्लिश में बोलते हैं अनरेवल करना। आ गई बात समझ में। ज़्यादा कुछ एडवांस वर्ड्स नहीं है ये, जो अपने उधेड़ते हैं अंग्रेज उसको अनरेवल बोलते हैं। उधेड़ना मतलब तार तार करना, है ना, अनरेवल। अब अनरेवल वर्ड के 2 मीनिंग निकल जाते हैं। एक तो स्वेटर को उधेड़ के स्वेटर को ख़राब कर दिया, किसी चीज़ को ख़राब करना, अनरेवल करना। मैंने कुछ काम किया, आप उधेड़ के चले गए, उस पर पानी फेर गए, है ना। तो पानी फेरना, काम को ख़राब करना, एक तो मीनिंग ये है। दूसरा इसका मीनिंग क्या है, एक मिस्ट्री थी, एक राज था जिसको आपने उधेड़ दिया,
मतलब क्या है, वो राज सबके सामने अब सॉल्व हो गया। कोई पजल थी जिसको आपने सबका सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन सबको करके दिखाया। तो दोनों ही मीनिंग अनरेवल के होते हैं। किसी राज से पर्दाफाश करना, राज को उधेड़ना, या फिर किसी काम को पानी फेरना, किसी काम को उधेड़ना। तो ये जो काम पे पानी फेरने वाला मीनिंग है आर्टिकल में आज आप देखेंगे। रूइन या सिंक करना, बर्बाद करने को बोलते हैं अनरेवल। दोनों मीनिंग एक ही वर्ड के हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा जोर दे के बता रहा हूँ। होता क्या है, कुछ लोग एक मीनिंग पढ़ लेते हैं, फिर वो सोचते हैं ये वाला कहाँ से आ गया। अगला वर्ड है एक्सेसरबेट, बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। एक्सेसरबेट, अग्रावेट, एक्सेस्परेट, वर्सन, किसी चीज़ का खराब होना या खराब करना, मामलों को और ज़्यादा से ज़्यादा खराब बनाना। जैसे आपको सर दर्द हो रहा था, सर दर्द हो रहा था और रात में नींद भी नहीं आई। अब क्या हुआ, नींद ना आना ना, उसने आपके सर दर्द को एक्सेसरबेट या एक्सेस्परेट कर दिया और बुरा बना दिया। कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स कैन एक्सेसरबेट योर डायबिटीज़, मीठे का कंजम्पशन, मीठे को खाना आपकी डायबिटीज़ को, शुगर को, मधुमेह को ख़राब बना सकता है और ज़्यादा बुरा कर सकता है, ठीक है। डिस्पोज ऑफ मतलब किसी चीज़ से ठिकाने लगाना, हिंदी बोलते हैं गेट रीड ऑफ करना, इंग्लिश में, हिंदी बोलते हैं ठिकाने लगाना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। इसको डू अवे विद, इरेडिकेट, गेट रीड ऑफ, शेड, सब इसके सिनोनिम्स हैं। आ रही है बात समझ में? जैसे वो लाश को ठिकाने लगाता है ना, खूनी, डिस्पोज ऑफ करता है। ध्यान देना, डिस्पोज ऑफ में ओ एफ आता है, ओ डबल एफ नहीं आता। डिस्पोज ऑफ और गेट रीड ऑफ दोनों में ओ डबल एफ नहीं आता। तो ये वर्ड आज आप आर्टिकल में देखेंगे, इसका सिनोनिम आएगा इरेडिकेट, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना। द किलर्स ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडी बाय थ्रोइंग इट इन अ रिवर, जो हत्यारे थे उन्होंने कोशिश की कि बॉडी को डिस्पोज ऑफ करें, बॉडी से पीछा छुड़ाएं, और कैसे, इसको फेंक करके, थ्रो करके एक रिवर में, नदी में। वर्ड समझ में आ गया? फ्रेजल वर्ब है। चलो, ये इरेडिकेट आर्टिकल में आएगा। लास्ट वर्ड है आज का ट्रिस्ट। ट्रिस्ट मैंने आपको बता दिया, डेट हो गई कपल्स की, या छोटी मोटी ब्रीफ सी मीटिंग हो गई, या रोंडेवू हो गया। ये रोंडेवू एडवांस वर्ड है, देख लेना, ठीक है। रोंडेवू ये सब के सब कहलाते हैं ट्रिस्ट यानी कि मीटिंग्स। द टू लीडर्स हैड अ ट्रिस्ट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस की साइडलाइंस में, कॉन्फ्रेंस के साथ ही साथ दोनों लीडर्स की एक छोटी सी ट्रिस्ट भी हुई, एक ब्रीफ सी मीटिंग भी हुई। और भी है क्या, देख लेता हूँ मैं, एक आधा मैंने शायद और रखा होगा। चलो, इम्बाइब भी है। इम्बाइब वही होता है किसी को सोख लेना, जैसे मिट्टी में पानी डाला, आप मिट्टी ने सोख लिया, मैंने आपको कुछ बताया, आपने दिमाग में सोख लिया, है ना, इम्बाइब कर लिया आपने। किसी चीज़ को एसिमुलेट, सोख या टेक इन करना। डेजर्ट सैंड कैन इम्बाइब ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वाटर वेरी क्विकली, रेगिस्तान की जो मिट्टी है सोख सकती है, इम्बाइब कर सकती है पानी की बहुत बड़ी मात्रा को बहुत तेज़ी के साथ, वेरी क्विकली, इम्बाइब। चलिए, डिटेल में हो गए सारे वर्ड्स, आ जाओ आर्टिकल पे। अब देखो, ये आर्टिकल तो बहुत बड़ा है, हम कोशिश करेंगे 40 मिनट में जितना पूरा कर सके उतना करें, है ना। इसकी एक समरी आपको दे दें। समरी ये है कि आपको बताया गया इंडिया ने 75 साल आज़ाद होने के बाद में क्या किया। 75 साल पहले हमारे जो लीडर्स थे उनका क्या सोच थी, और आज वो सोच पे कितना हम खरे उतरे हैं। इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं, और नेक्स्ट पैराग्राफ में बताएगा इंडिया के सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, ठीक है। तो ये आज का जो आर्टिकल है ना, बहुत ही इमोटिव टोन में लिखा हुआ है, इमोशनल टोन में, समझ रहे हो, इमोशनल टोन वाला आर्टिकल है। और दूसरा आज का आर्टिकल ऑफ कोर्स एनालिटिकल है, एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, क्या क्या अपने साथ हुआ है। शुरू करें। इमोटिव और एनालिटिकल दो आज की टोन्स हैं। चलो देखो, कह रहे 75 ईयर्स अगो ऑन दिस डे इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू मेड दीज रिमार्क्स। कह रहे 75 साल पहले, 75 ईयर्स अगो, हुआ क्या, कह रहा है इसी दिन 15 अगस्त के दिन हुआ क्या, हुआ ये कि हमारे जो पहले पीएम थे मिस्टर नेहरू, कह रहा है इन्होंने मेक किया था इन रिमार्क्स को, उन्होंने इस भाषण को दिया था, उन्होंने ये टिप्पणियाँ की थी। रिमार्क्स को मेक करना आप समझते हैं, और कैसे की थी, अपनी इन हिज स्टेरिंग स्पीच ऑन इंडिया, अपनी एक स्टेरिंग वाली स्पीच में। स्टेरिंग का मतलब होता है जो आपको स्टर कर दे, एजिटेट कर दे, जो आपके खून को खोला दे, है ना, आपको थोड़ा सा उत्तेजित कर दे, गुस्सा दिलाए, इमोशंस लाए, किसी भी तरीके से आपके अंदर से रिएक्शन लाए। कह रहा है अपनी रिएक्शन लाने वाली स्पीच में, उत्तेजित करने वाली एक भाषण में, स्टिमुलेट करने वाले। और ये भाषण किस पे था, अब ये बता रहा है ऑन लगा के। ये भाषण था इंडिया अटेनिंग फ्रीडम एट मिडनाइट। ये था, ओकेजन था इंडिया का अटेन करने का, फ्रीडम को, आज़ादी को, मिडनाइट में, 15 अगस्त की जो है सुबह में, है ना। अब देखो, ये जो रिमार्क्स है ना, वो रिमार्क्स बताएगा आपको यहाँ पे, वो रिमार्क्स है इसके बाद। रिमार्क्स क्या है, रिमार्क्स ये हैं, देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोट में, कह रहे द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज़ बट अ स्टेप। तो पंडित नेहरू का ये कहना था कि जो अचीवमेंट, जो उपलब्धि हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं,
टुडे जो कर रहे हैं वो एक स्टेप ही है, बट मतलब ओनली, बट का भी मीनिंग आपको यहाँ समझाऊंगा। वो सिर्फ एक कदम है, इज बट अ स्टेप। अच्छा और क्या है भाई, एन ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी की खिड़की है, ओपनिंग है, इससे कई और मौके निकलेंगे। और किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी, टू गैदर द ग्रेटर ट्रायम्फ्स, और ज़्यादा बड़ी जीतों को, विक्ट्रीज़ को, ट्रायम्फ्स को गैदर करने की, और अचीवमेंट्स को गैदर करने की, वो अचीवमेंट्स दैट अवेट अस, जो हमारा अभी अवेट कर रही हैं, हमारा इंतज़ार कर रही हैं। आई बात समझ में? रिपीट कर देता हूँ, डरना नहीं है, सेंटेंस बहुत लंबा है, इतना लंबा है पर बड़ा आसान सा है, ठीक है। हुआ ये कि 75 साल पहले 15 अगस्त 1947 को इसी दिन हुआ ये था कि हमारे पीएम जो थे फर्स्ट मिस्टर नेहरू, उन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे, एक जो भाषण में कुछ बातें कही थी, और ये बातें कही थी अपने एक स्टेरिंग भाषण में, एक ऐसे भाषण में जिसको सुन के सब उत्तेजित हो गए थे, है ना, क्योंकि इस भाषण में बड़े इमोशंस थे। और ये सारा मामला था इस ओकेजन का, और ओकेजन था इंडिया का फ्रीडम को अटेन करना, आज़ादी को पा लेना मिडनाइट में। अब देखो वो रिमार्क्स क्या थे, पंडित नेहरू ने क्या कहा था। पंडित नेहरू ने ये बोला था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कि जो अचीवमेंट को हम आज सेलिब्रेट करते हैं, आज कर रहे हैं, टुडे आज, वो सिर्फ एक कदम है, एक स्टेप है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ये तो अभी मंजिल सफ़र की शुरुआत हुई है। और ये स्टेप क्या है, साथ ही साथ ये एक ओपनिंग भी है अपॉर्चुनिटी का, नए मौके का एक दरवाज़ा भी है, एक खिड़की भी है। और ये नया मौका है और ज़्यादा बड़ी जीतों को, विजयों को, ट्रायम्फ्स को गैदर करने का, और अचीवमेंट्स को भी। और ये वो ट्रायम्फ्स और अचीवमेंट्स हैं जो आगे हमारा इंतज़ार कर रही हैं, दैट अवेट अस। आगे आप सेंटेंस समझ में, स्ट्रक्चर देखेंगे। पंडित नेहरू की वर्ब है मेड, मेक रिमार्क्स मतलब टिप्पणी देना। अचीवमेंट की वर्ब है इज, वी की वर्ब है सेलिब्रेट, यहाँ पे बीच में दैट हिडन है, द अचीवमेंट दैट वी सेलिब्रेट, ऐसे सेंटेंस बना हुआ है। दैट की वर्ब है अवेट, अवेट का मतलब होता है किसी का इंतजार करना। अब देखो इसमें दो ग्रामर कॉन्सेप्ट है, जल्दी से फटाफट उनको देखेंगे। पहले देख लो वर्ड स्टेरिंग को। स्टर करना क्या होता है, किसी को थोड़ा सा डिस्टर्ब या एजिटेट या उत्साहित या उत्तेजित करना, है ना। इसको स्टिमुलेटिंग, एजिटेटिंग, अराउजिंग, इंस्पायरिंग, इमोटिव, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है बट का। आज तक आपने सुना था कि बट जो है ना, बट वो एक कंजंक्शन होता है और इसका मीनिंग होता है लेकिन। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो लेकिन वाला मीनिंग जो कंजंक्शन फॉर्म में बट लेता है ना, उसके अलावा इसके दो मीनिंग और होते हैं, दो फॉर्म्स और होती हैं। पहली फॉर्म है एडवर्ब की, दूसरी फॉर्म है प्रेपोजिशन की। ये लेकिन वाला मीनिंग तो इसका है ना, बट आई विल नॉट डू दैट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, वो वाला मीनिंग तो है ही लेकिन का, बट का। लेकिन इसके अलावा दो मीनिंग हो रहा है। अगर ये एडवर्ब बन जाए तो इसका मीनिंग आएगा ओनली, ये प्रेपोजिशन बन जाए तो इसका मीनिंग आएगा एक्सेप्ट फॉर। अब मैं आपको इसके मीनिंग बता के दिखाता हूँ सेंटेंस में, कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। शी वॉज बट अ चाइल्ड, वो लेकिन एक बच्ची थी। या वो सिवाय, एक्सेप्ट फॉर मतलब सिवा, वो सिवा एक बच्ची थी। या फिर वो महज यानी ओनली यानी केवल एक बच्ची थी। जैसे कोई छोटी सी बच्ची है, उसने आपको कुछ बोल दिया, आपको गुस्सा आ गया। अब किसी ने बोला अरे एक बच्ची तो है, शी इज़ या शी वॉज बट अ चाइल्ड, बट का मतलब है यहाँ पे ओनली। बट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, शी सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में चाइल्ड नाम का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया हुआ है। यहाँ पे बट सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एडवर्ब का काम करेगा। आ रही बात समझ में, ओनली अ चाइल्ड। चलो नेक्स्ट वाला देखो, मनी इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये अंग्रेजी में एक कहावत है। मनी जो है ना, पैसा, एक अच्छा सेवक तो होता है लेकिन अच्छा मास्टर नहीं है। पैसे से अपनी सेवा करवा लोगे, लेकिन पैसा अगर आपका मास्टर बन गया ना तो आपका दिमाग ख़राब कर देगा। मनी इज़ अ बैड मास्टर। तो ये जो बट है ना, यहाँ पे लेकिन का काम कर रहा है, एक कंजंक्शन है। ये मनी इज़ गुड सर्वेंट और बैड मास्टर को आपस में मिला रहा है, ठीक है। दो नाउन्स को कनेक्ट कर दिया कंजंक्शन ने, ठीक है। अब तीसरा देखो, नथिंग इज सर्टेन इन दिस वर्ल्ड बट डेथ एंड टैक्सेस। इस दुनिया में कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, सिवा बट, एक्सेप्ट फॉर, बट डेथ और टैक्स के, मौत के और टैक्स के। तो मौत और टैक्स इस दुनिया में ज़रूर होगा जब तक ये दुनिया रहेगी, बाकी कुछ भी सर्टेन नहीं है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बने हैं। बट का मीनिंग आपको निकालना है। यहाँ पे बट है प्रीपोजिशन, इसका मतलब है सिवा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गए डेक्स और टैक्सेस। यहाँ पे बट है कंजंक्शन, इन दोनों नाउन्स को कनेक्ट कर रही है ना, लेकिन का मीनिंग दे रही है। और यहाँ पे बट है एक एडवर्ब, ये ओनली का मीनिंग दे रही है इस पूरे सेंटेंस की एडवर्ब बन के, शी वॉज ओनली अ चाइल्ड। बढ़े आगे, बस यहाँ भी वही हुआ है, टुडे इज बट अ स्टेप, ये महज एक स्टेप ही है, सिर्फ एक कदम ही है और कुछ नहीं। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ। देखो गोली देने को तो मैं गोली दे दूँ यहाँ पे, बट का मतलब है ओनली और आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। पर मेरे को आता है, आपको तो नहीं आया ना, अब आपको आ गया। ऐसा क्यों हुआ आपको पता लग गया।
अब देख लो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अवेट। देखो आपने बहुत बार सुना होगा वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार करो। अब वेट और अवेट में क्या फ़र्क है? अवेट फॉर मी अगर ऐसा लिख दूं तो क्या गलती हो जाएगी? वेट और अवेट में दोनों में फ़र्क क्या होता है अपने को देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। बहुत सारी वर्ब्स हैं जो एक दूसरे की सिनोनिम है, लेकिन दोनों में से एक वर्ब तो प्रेपोजिशन लेगी, दूसरी प्रेपोजिशन नहीं लेगी। जैसे वेट है ना, वेट और अवेट फॉर एक ही बात है, लेकिन वेट फॉर आएगा, अवेट फॉर नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? ये और ये जो है ना, ये और ये वो एक ही बात है, दोनों का मतलब है इंतज़ार करना, लेकिन ये फॉर लगाएगी अपने साथ और ये फॉर नहीं लगाएगी। गलती क्या होगी? आप अवेट के बाद में भी फॉर लगा के आगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सीक का मतलब है तलाशना, लुक फॉर का मतलब है तलाशना, सीक के बाद में फॉर नहीं लगता। अपोज और ऑब्जेक्ट टू दोनों का मतलब है किसी की अपोजिशन करना, किसी के खिलाफ बात करना। ऑब्जेक्ट के बाद में टू आएगा, अपोज के बाद में नहीं आएगा। अराइव का मतलब है कहीं पहुंचना, रीच का मतलब है पहुंचना। अराइव ऐड होता है, रीच के बाद में ऐड नहीं आता। कंप्राइज का मतलब होता है मिल के बना होना, कंसिस्ट का मतलब होता है मिल के बना होता है। यहाँ ऑफ आएगा, यहाँ ऑफ नहीं आएगा। तो ये देख लेना। रिसेंबल का मतलब है उसके जैसा ही दिखना, लेकिन रिसेंबल के बाद में टू नहीं आता, सिमिलर टू के बाद में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुके हैं हमने, आज फिर से आ गया है। शी रिसेंबल्स टू हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी जैसी दिखती है। रिसेंबल मतलब किसी के जैसा दिखना। तो अगर आप यहाँ पे रिसेंबल लिख रहे हो ना तो टू को निकाल दो, आप लिखो शी रिसेंबल्स हर ग्रैंड मदर, या लिख दो शी इज सिमिलर टू हर ग्रैंड मदर। वैसे ही फार्मर्स आर अपोजिंग टू द फार्म बिल्स, फार्मर्स अपोज कर रहे हैं फार्म बिल्स का, खिलाफ खड़े हैं फार्म बिल्स के। देखो अपोज के साथ में टू गलत है, या तो लिखो आर ऑब्जेक्टिंग टू, तब तो ठीक है। ऑब्जेक्टिंग टू फार्म बिल्स, ये तो ठीक है। अपोज के साथ में टू को निकाल दो। वैसे ही डोंट अवेट फॉर अस, हमारा इंतजार मत करना, या तो लिखो डोंट वेट फॉर अस, और अगर अवेट लिखना है तो फिर फोर को निकाल दो। आज के क्विज में ये पेयर याद रखना, 6 आज के क्विज में यूज होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आर वी ब्रेव इनफ एंड वाइज इनफ टू ग्रेस्प दिस अपॉर्चुनिटी एंड एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ द फ्यूचर। अब देखो यहाँ इन्वर्टेड कोमा खत्म हो गया, कोट। ये नेहरू जी की एक और बात है आगे वाली। आगे उन्होंने बोला क्या हम ब्रेव इनफ हैं? ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, इनफ का मतलब है पर्याप्त। क्या इतने बहादुर हम हैं? और वाइज इनफ हैं, क्या इतने समझदार हम हैं कि हम ग्रेस्प कर पाएँ, हम कब्जे में ले पाएँ। ग्रेस्प करना मतलब किसी चीज़ को समझ में लेना या किसी चीज़ को कब्जे में लेना। क्या इस चीज़ को कब्जे में ले सकें, इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके को, और एक्सेप्ट कर सकें इस चैलेंज को, चुनौती को जो है फ्यूचर की, आने वाले वक्त की। तो ये था नेहरू जी का। क्या इतने बहादुर, इतने समझदार हम हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को फ़ायदा उठाएं, इसको ग्रेस्प करें और आगे की चुनौतियों को समझें। चलो, वी सब्जेक्ट है, आर इसकी वर्ब है, सेंटेंस क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, लास्ट में क्वेश्चन वाला साइन लगा हुआ है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है। अब मेन वर्ब इसमें कोई है ही नहीं, अगर होती तो वो यहाँ पे वी के बाद में आ जाती। आर वी ब्रेव इनफ। इनफ यहाँ पे एक एडवर्ब है, एडजेक्टिव के लिए आई है। इनफ जब भी एडवर्ब फॉर्म में आता है एडजेक्टिव के बाद में आता है। अगर एडजेक्टिव बन के आता है नाउन के लिए तो नाउन से पहले, एडवर्ब बन के आता है एडजेक्टिव के लिए तो एडजेक्टिव के बाद। ये कॉन्सेप्ट कई बार कर चुकी हो, ब्रेव इनफ, वाइज इनफ। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दीज वर्ड्स रिंग ट्रू इवन टुडे जस्ट एज वैन इंडिपेंडेंट अनशेकल्ड इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। कह रहा है ये जो शब्द है नेहरू जी के, ये रिंग ट्रू करते हैं, आज भी सच सुनाई पड़ते हैं। रिंग ट्रू करना मतलब किसी चीज़ का सुनना और बिल्कुल सच की तरह है। कह रहा है आज भी, इवन टुडे। अब ये काम कैसे हो रहा है? कह रहा है जस्ट एज, जैसे ही जब हमारी इंडिपेंडेंस है ना, आज़ादी जो है, उसने अनशेकल किया, उसने आज़ाद किया, और किसको? इंडिया को ब्रिटिश रूल से, अंग्रेज़ों के राज से। अब यहाँ पे डैश लगा क्या कह रहा है? कह रहा है अ माइलस्टोन दैट इन सम केसेस इंस्पायर्ड द बर्थ ऑफ अदर न्यू नेशन स्टेट्स। कह रहा है ये एक ऐसा मील का पत्थर है हमारी आज़ादी, ये एक इतनी बड़ी घटना है हमारी आज़ादी, जिसने दैट कुछ केसेस में इंस्पायर कर दिया बर्थ को, जन्म को, कई नई नेशन स्टेट्स के, कई नए राज्यों के, कई नई देशों के। और कहाँ पे? अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और उनको फ्री भी किया। फ्री कहाँ से किया? फ्रीड फ्रॉम द योक ऑफ कॉलोनिज्म, उनको कॉलोनिज्म के, उपनिवेशवाद के योक से, बर्डन से आज़ाद भी करवाया। तो जब इंडिया आज़ाद हुआ था ना, तो ये इतनी बड़ी घटना थी, आसपास के कई छोटे मोटे देश तो ऐसे ही आज़ाद हो गए। कहने का मतलब ये है ना, इंडिया की देखा देखी 5 साल के अंदर दुनिया के कई देश और आज़ाद हुए। इसकी वर्ब है रिंग ट्रू। रिंग ट्रू करना मतलब किसी चीज़ का सच सुनाई पड़ना। आज भी सच सुनाई पड़ते हैं ये वर्ड्स।
इंडिपेंडेंस की वर्ब है अनशैकल। अनशैकल का मतलब होता है किसी चीज़ को आज़ाद करना। इमेंसिपेट, लिबरेट, फ्री, है ना, सब इसके सिनोनिम्स हैं। दैट यहाँ पे माइलस्टोन्स के लिए आया। माइलस्टोन वो वाला है दैट जिसने एक तो इंस्पायर किया और एक फ्री किया। दैट की दो वर्ब्स हैं, ये रिलेटिव प्रोनाउन है माइलस्टोन के लिए, पहली वर्ब दूसरी वर्ब। योक का मतलब होता है बोझा या बर्डन, है ना, बोझा या बर्डन को, बॉन्डेज को बोलते हैं योक। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इंडिपेंडेंट इंडिया एम्बार्क्ड ऑन अ न्यू जर्नी। अब एम्बार्क ऑन आप देख चुके हो, है ना, सफ़र की शुरुआत करना। कह रहा है आज़ाद भारत ने एम्बार्क अपॉन किया, शुरुआत की एक नए सफ़र की। अब ये सफ़र कैसा था, कॉमा लगा के देखो। इम्ब्यूड विद द विजन ऑफ इट्स फ्रीडम फाइटर्स एंड अ मिशन सेट ऑन कोर्स बाय द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कह रहे ये वो आज़ाद इंडिया था जो इम्ब्यूड विद था। देखो ऊपर एक वर्ड आया इम्बाइब। इम्बाइब का मतलब होता है सोख लेना, देख चुके हो ना ऊपर वर्ड इम्बाइब। ये वर्ड है इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है फिल्ड विद होना, भरा हुआ होना। जैसे आप में जोश भरा हुआ है तो यू आर इम्ब्यूड विद जोश, है ना, एंथुजियाज्म या झील। कह रहा है ये जो है ना इंडिपेंडेंट इंडिया, इसने एक नया सफ़र शुरुआत किया और ये भरा हुआ था, इम्ब्यूड विद था, फिल्ड विद था इस विजन के साथ में जो थी इसके फ्रीडम फाइटर्स की, स्वतंत्रता सेनानियों की, और एक मिशन के साथ में जिसको सेट ऑन कोर्स किया गया था, जिस मिशन को उसके रास्ते पे शुरू किया गया था, सेट किया गया था, कोर्स मतलब रास्ता, और किसके द्वारा, बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा। अब ये कौन है भाई संविधान सभा के मेंबर्स भाई, ये वो हैं हु वर्कड ऑन इट्स यूनिक लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ये वो मेंबर्स हैं जिन्होंने काम किया था भारत के खास आज़ाद जो है डेमोक्रेटिक जनतांत्रिक कॉन्स्टिट्यूशन पे, यानी संविधान पे। लंबे लंबे जो है सेंटेंसेज हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े वर्ड्स हैं, लेकिन आसान है ना अगर वर्ड्स के आपको मीनिंग पता है तो। चलो इंडिपेंडेंट इंडिया की वर्ब है एम्बार्क्ड ऑन। इम्ब्यूड विद यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल की शुरुआत कर रहा है। इम्ब्यूड विद और फिल्ड विद एक ही बात है, भरा हुआ होना। विजन का मतलब आप जानते हैं। अच्छा, सेट ऑन कोर्स मतलब किसी चीज़ को उसके रास्ते पे आगे बढ़ाना, मिशन को आगे बढ़ाया गया था उसके रास्ते पे मेंबर्स के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जानते हैं हम, संविधान सभा, जिन्होंने संविधान को लिखा था। इनके लिए आया था हु की वर्ब है वर्क्ड। हु इसलिए आया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोगों से मिलकर बनी है, इसलिए अपने हु को यहाँ पे लगा रहे हैं। अच्छा, लिबरल मतलब आज़ाद, यूनिक मतलब खास, डेमोक्रेटिक मतलब जनतांत्रिक, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। चलो छोटा छोटा करके पढ़ेंगे वर्ड फॉर वर्ड। कह रहा है देयर हैव बिन सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। अब देखो डैश लगा के बताएगा। अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गारंटिंग राइट्स। कह रहा है वहाँ पे बड़ी बड़ी सिग्निफिकेंट सी अचीवमेंट्स रही हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हमने हासिल की हैं इस पूरे घटना के बाद। अब ये सारी उपलब्धियाँ अपने को बता रहा है इस डैश के बाद में। पहली क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम गारंटिंग राइट्स। एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल की अरेंजमेंट है, स्कीम है जो हमारे हकों को, अधिकारों को गारंटी करती हैं। हम कहीं पे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान की तरह नहीं है। हमारे यहाँ पे राइट्स जो हैं उनको गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बड़े अच्छे से महफूज रखता है, ठीक है। अब ये राइट्स कौन कौन से हैं वो सबके बारे में बता देगा। कह रहे वो वाले राइट्स दैट इंक्लूडेड फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो राइट जो कि बोलने की आज़ादी को इंक्लूड करता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपके रिलीजन की आज़ादी को, और एक सेकुलर स्टेट को, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को। फिर किसको, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन भी होता है सभी तरफ से एडल्ट फ्रेंचाइज का। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है मतदान का अधिकार। अपनी कंट्री में और कुछ हो ना हो, लेकिन वोट देने का आपको अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। और ये कहाँ पे होता है, इन पीरियोडिक इलेक्शंस, बार बार होने वाले, समय दर होने वाले पीरियोडिक इलेक्शंस के अंदर। फिर एक थ्राइविंग लेजिस्लेचर भी है, एक फलता फूलता जो है व्यवस्थापिका भी है हमारे पास। हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। और आगे क्या है, इस्टेब्लिशमेंट्स अलाउइंग फॉर अ फॉर्मल सेपरेशन ऑफ पावर्स। और हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट्स भी हैं, ऐसे मैकेनिज्म भी हैं जो अलाउ फॉर करते हैं, हमें इजाज़त देते हैं कि फॉर्मली पावर्स सेपरेट हों। आर्मी चीफ देश को ना चला रहा हो, है ना, पाकिस्तान की तरह। यहाँ पे आर्मी चीफ अलग होगा, प्रेसिडेंट अलग होगा, सेपरेशन ऑफ पावर्स है सबकी अलग अलग। और लास्ट में क्या है, अ क्वासाई फेडरल यूनियन ऑफ स्टेट्स। एक ऐसा फेडरल यूनियन है, संघ है स्टेट्स का जो कोसाई है। कोसाई का मतलब होता है जिसमें बराबरी नहीं है स्टेट्स और सेंटर की। ये सेमी फेडरल है, स्टेट्स थोड़ी सी कमज़ोर हैं सेंटर से, है ना, कोसाई फेडरल इसको बोलते हैं। अब ये वो स्टेट्स हैं
दैट वर रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। ये वो स्टेट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था भाषाई आधार पे, लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज के बेसिस पे। अब आगे क्या करें, करे द बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हमारी यहाँ बिल्डिंग है इंस्टीट्यूशंस की, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एजुकेशनल भी हैं और मेडिकल भी हैं। और कौन से हैं ये, दैट हरोल्डेड प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस का अंदेशा देते थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, IIMs, IITs, है ना, जिसको देख के पता लगता है कि इस कंट्री में प्रोग्रेस आगे होनी है। और लास्ट में क्या है जी, लास्ट में है द अनलीशिंग ऑफ नॉलेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर दैट टाइड इंडिया बेनिफिशियली। हमारे देश में अनलीशिंग भी हुई। अनलीशिंग का मतलब होता है बहुत तेज़ी से ग्रोथ, किसी चीज़ का खुले तौर पे बढ़ना, जो है फलना फूटना। तो अनलीश हुआ यहाँ पे नॉलेज भी और कम्युनिकेशन सेक्टर भी, जो जुड़ा हुआ था, टाइड था इंडिया को, जिसने जोड़ दिया या टाई कर दिया इंडिया को बड़े ही अच्छे तरीके से। और किसके साथ, टूल करके बता रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। देखो सेंटेंस लंबा है लेकिन डरना नहीं है। अपने को क्या दिक्कत है, लंबा सेंटेंस है ना, 15 लाइन का होगा, 20 लाइन का होगा, हमें तो ये पता है सेंटेंस का सब्जेक्ट वर्ब कौन है, उसको मार्क कर लेना है और बाकी वर्ड्स को जो है कनेक्ट करते हुए चलना है। बस यही अपने कर रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपके सामने कनेक्ट करता हूँ। कह रहा है ये ऊपर वाली घटना के बाद में बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इंडिया में आई हैं। अब ये सारी अचीवमेंट्स के बारे में इसने यहाँ से लेकर के यहाँ तक बताया है। ठीक है, पहली अचीवमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जो हमारे हकों को, संविधान के जो राइट्स हैं उनको गारंटी करती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम अरेंजमेंट क्या है, कौन से हक हैं, ये हक हैं जिनमें शामिल है फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और एक सेकुलर स्टेट। चलो दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट सफरेज का मतलब होता है मतदान का अधिकार। तो हर आदमी को अधिकार मिला हुआ है और इसको कोई छीन नहीं सकता, यूनिवर्सल है ये। और ये होता है हर पीरियोडिक इलेक्शन में, कभी स्टेट में, कभी सेंटर में, कभी ग्राम सभा में। फिर एक लेजिस्लेचर है हमारे पास, लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा है, जो थ्राइविंग है, फल फूल रही है, अपने हिसाब से चलती है। और फिर है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट्स, ऐसे सिस्टम, ऐसे मैकेनिज्म जो अलाउ फॉर करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स को। अपनी कंट्री में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, तीनों का आपस में कोई कनेक्शन सीधे सीधे नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी होता है। फिर एक क्वासाई फेडरल यूनियन भी है, एक ऐसा यूनियन भी है, संघीय है, जिसमें स्टेट्स और सेंटर आपस में मिले हुए हैं लेकिन कोसाई फॉर्म में, जिसमें स्टेट्स थोड़े कमज़ोर हैं सेंटर के मुकाबले। कह रहा है एक ऐसा यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है जो स्टेट्स रिकॉग्नाइज की गई थी भाषाई आधार पे, मराठी, कन्नड़, बंगाली, है ना, इस तरीके से। और फिर लास्ट में है हमारे पास बहुत सारी बिल्डिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, एजुकेशनल भी हैं, मेडिकल भी हैं, जो अंदेशा देते हैं, हेरोल्ड करते हैं प्रोग्रेस को, आने वाले विकास को। और एक लास्ट में अंदेशा किसका दिया, अनलीशिंग है। अनलीशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का फ्रीली जो है ग्रो होना, बहुत जो है बिना लीश के, बिना किसी लगाम के जो है बढ़ते जाना। तो जो अनलीशिंग हुई है नॉलेज की और जो है कम्युनिकेशन सेक्टर्स की, जिन्होंने जोड़ दिया इंडिया को, टाई कर दिया बड़े ही अच्छे तरीके से, लाभ देने वाले तरीके से, और टाई किया दुनिया भर की इकॉनमी, वर्ल्ड इकॉनमी के साथ। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं है इसने अच्छी अच्छी बातें गिनाई है। अचीवमेंट्स की वर्ब है हैव बीन, दैट की वर्ब है इंक्लूडेड, दैट आया है राइट्स के लिए, दैट की वर्ब है रिकॉग्नाइज्ड, दैट्स आया है स्टेट्स के लिए। कोसाई फेडरल मतलब सेमी फेडरल। एडल्ट फ्रेंचाइज, ये मैंने आपको बताया मतदान का अधिकार। अब देख लेना, एडल्ट फ्रेंचाइज एक वन वर्ड है इंग्लिश में। एडल्ट फ्रेंचाइज को एडल्ट सफरेज भी बोलते हैं, स्पेलिंग देख लेना इसकी। एडल्ट फ्रेंचाइज इज इक्वल टू एडल्ट सफरेज, दोनों का मतलब है मतदान का अधिकार। अब इसी से एक वन वर्ड बनता है, मतदान के अधिकार देने को क्या बोलते हैं। देखो ये तो अधिकार है नाउन, अगर वर्ब फॉर्म में लाना हो तो इसको बोलते हैं एनफ्रेंचाइजमेंट। और अगर किसी से मतदान का अधिकार ले लें, जैसे रोहिंग्या मुस्लिम से बर्मा में ले लिया गया है ना, जैसे अहमदिया से और इनसे जो है सूफी से पाकिस्तान में मतदान का अधिकार नहीं है, जैसे उइगर मुस्लिम्स को चाइना में मतदान का अधिकार नहीं मिला, तो ये सब जो है उदाहरण है डिसएनफ्रेंचाइजमेंट के। क्या हुआ इसमें, एनफ्रेंचाइजमेंट नहीं हुआ इसमें एनफ्रेंचाइज को ले लिया गया, उनसे मतदान का अधिकार छीन लिया गया। तो ये मतदान का अधिकार देने का वन वर्ड है, ये वापस लेने का वन वर्ड है, और ये मतदान के हक का नाउन फॉर्म है एडल्ट फ्रेंचाइज और सफरेज। तो ये वन वर्ड्स दिमाग में बिठा लेना, आज के क्विज में आएंगे। बढ़े आगे। लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस। लिंग्विस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो लैंग्वेज की स्टडी करता है, और पॉलीग्लट एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलने की ताकत रखता है। ये कोई साइंटिस्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, बस अलग अलग जगह पे रहा हुआ है और बहुत सारी लैंग्वेज बोलता है। तो ये दोनों अलग अलग वन वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में देना। बहुत आज वोकैब तो इतनी आई है ना। दैट की वो है हेरोल्ड, हेरोल्ड का मतलब होता है अंदेशा, फोरटेल है ना, हार्बिंगर। चलो यहाँ पे दैट की वो है टाइट।
अब आगे चुनौतियाँ बताएगा। कह रहा देयर हैव ऑल्सो बिन मिस स्टेप्स एंड फेलिंग्स। कह रहा है इसी के साथ में कुछ गलत कदम यानी मिस स्टेप और कुछ नाकामयाबियाँ भी रही हैं, फेलिंग्स भी रही हैं। अब वो ये बताएगा डैश लगा के, क्या बताएगा? द इनएबिलिटी टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइजेशन। हमारी जो इनएबिलिटी है इरेडिकेट करने की, पीछा छुड़ाने की, डिस्पोज ऑफ या गेट रीड ऑफ करने की, और किसको? बहुत ज़्यादा जो है अभिशप्त गरीबी को, एक्सट्रीम पॉवर्टी को, और मार्जिनलाइजेशन को। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है? देखो ये जो आप देख रहे हो ना पेपर, ये साइड में है इसके मार्जिन्स, ठीक है, मार्जिन्स। मार्जिनलाइजेशन का मतलब होता है किसी इंसान को पेपर से उतार करके मार्जिन पे ले आना। ऐसे लोगों का मार्जिनलाइजेशन होता है जो बहुत गरीब होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं, उनके पास खाने को भी नहीं होता, उनके पास अधिकार भी नहीं होते। समझ में आ रहा है? हाशिए पे लाना कहलाता है मार्जिनलाइजेशन। तो इस मार्जिनलाइजेशन को और एक्सट्रीम पॉवर्टी को आज भी हम इनेबल रहे हैं रेडिकेट करने में पूरी तरीके से। और कह रहा है कैसे? इवन दो these did come down dramatically since 1947। और ये तब हुआ है हालांकि जबकि ये सब की सब चीज़ें ड्रामेटिकली कम डाउन आ चुकी हैं, बहुत तेज़ी से नीचे आ चुकी हैं सन 1947 के बाद। तो 47 जैसी हालत आज नहीं है 2022 में, लेकिन फिर भी गरीबी तो है। कह रहा है ये देखो आगे क्या कह रहा है? कह रहा है दैट द स्ट्रेन्स इन इम्प्लीमेंटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। बहुत सारे स्ट्रेन्स आए हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, और तनाव किस में? इम्प्लीमेंट करने में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को, हमारे संविधान के सिस्टम को, और वैल्यूज़ को, संविधान के मूल्यों को। अच्छा जी, और कौन सी चीज़? बर्जनिंग कम्युनल मेजोरिटेरिज्म। देखिए मेजोरिटेरिज्म मतलब बहुसंख्यकवाद, है ना? आप ज़्यादा हो हम कम है तो हम मेजोरिटी के अंदर हो गए, हम मेजोरिटेरिज्म करेंगे। और कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक। बर्जनिंग का मतलब होता है तेज़ी से फलता फूलता हुआ, थ्राइव करता हुआ। तो तीसरी ये भी चीज़ इंडिया की बुरी है कि मेजोरिटेरिज्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कम्युनल जो है सांप्रदायिक बहुसंख्यकवाद की जो है हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। कह रहा है ये वो है विच वॉज डिसाइडेडली रिजेक्टेड, जिसको डिसाइडेडली रिजेक्ट किया गया था पैसिव वॉइस में। डिसाइडेडली का मतलब है निर्णायक तौर पे, जिसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी रिजेक्ट करते हुए, और रिजेक्ट किया था दोनों के द्वारा बाय बोथ द फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी, और संविधान के फ्रेमर्स के द्वारा भी, संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भी। कह रहा और चौथी चीज़ है द इनकम्प्लीट नेचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अभी भी डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं हुआ है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एलोकेशन। ज़्यादा पावर्स अभी भी केंद्र के पास हैं, राज्यों के पास, पंचायतों के पास अभी पावर्स जो हैं इतनी नहीं आई हैं। और लास्ट है राइजिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तेज़ी से बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं। तो ये सब बुरी चीज़ें इसने गिना दी, पहले अच्छी अब बुरी। तो मिस स्टेप्स और फेलिंग्स की वर्ब है हैव बीन, ये सब बुरी चीज़ें हैं। दीज की वर्ब है डिड कम डाउन, दीज आया है पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन के लिए। स्ट्रेन्स का मतलब है तनाव। अच्छा, बॉर्जनिंग का मतलब है तेज़ी से बढ़ता हुआ। विच आया है कम्युनिज्म मेजोरिटेरिज्म के लिए, इसकी वर्ब है वॉज रिजेक्टेड पैसिव वॉइस में। और कुछ देखने वाला है नहीं मेरे ख्याल से, है ना? चलो, लंबे लंबे सेंटेंस है, आराम आराम से प्रोसेस करो। ये आज आपका इम्तिहान लेगा ये आर्टिकल। कह रहे टुडे ऑन द वन हैंड इंडिया स्टैंड्स टॉल एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स इमर्जिंग इकोनॉमीज। कह रहे आज एक तरफ तो ऑन द वन हैंड इंडिया स्टैंड टॉल करता है। स्टैंड टॉल का मतलब होता है छाती जो है तान के खड़े होना, है ना, पूरे दम के साथ में। तो इंडिया जो है अपने पाँवों पे खड़ा है, स्टैंड टॉल करता है। और किस तरीके से स्टैंड टॉल करता है भाई? दुनिया की वर्ल्ड की इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से एक इकोनॉमी बन के, दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक। और किसके साथ में? ये सारा काम हो रहा है एक एडवांटेजियस डेमोक्रेटिक डिविडेंड के साथ में। डेमोक्रेटिक डिविडेंड का मतलब होता है हमारी पॉपुलेशन जो बड़ी यंग है। डेमोक्रेटिक डिविडेंड का मतलब ये पॉपुलेशन, तो बड़ी एडवांटेजियस जो डेमोक्रेटिक डिविडेंड है पॉपुलेशन है उसके साथ में। और एक वाइब्रेंट इकॉनमी की तरह एक ऐसी इकॉनमी जो बड़ी जिंदा दिल है, जो वाइब्रेंट है, दैट इंश्योर्स एंथुजियास्टिक पार्टिसिपेशन इन इलेक्शंस, जो इंश्योर करती है गर्म जोशी के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में भागीदारी या हिस्सेदारी इलेक्शंस में, पार्टिसिपेशन इलेक्शंस में। फिर है एक डाइवर्स पॉलिटी, हमारा जो पॉलिटिक्स है वो बड़ा विविध है, हर तरह के लोग आपको पॉलिटिक्स में मिलेंगे। एंड अ डाइवर्सिफाइड इकॉनमी, एक ऐसी इकॉनमी है जिसमें हर सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी या एग्रीकल्चर। आ रही है बात समझ में? कह रहा है एक तरफ तो आज इंडिया ऐसा इंडिया है, हर तरफ से इंडिया जो है आगे प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमिक टर्म्स में। अब वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ?
इंडिया की वर्ब है स्टैंड टॉल, दैट की वर्ब इंश्योर्स, दैट आया वाइब्रेंट इकोनॉमी के लिए। वाइब्रेंट का मतलब होता है जिंदा दिल। डेमोक्रेटिक डिविडेंड का मतलब है पॉपुलेशन, उनकी एज कितनी है ये बताता है डेमोक्रेटिक डिविडेंड। डाइवर्स का मतलब होता है विविध प्रकार का, जिसमें वैरायटी हो और कुछ देखने वाला नहीं है। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है हर तरफ फैला हुआ, एक तरफ जो है सेंट्रलाइज ना हो। आगे कह रहा है बट इट फेसेस ह्यूमंगस चैलेंजेस। कह रहा है लेकिन ये बड़े बड़े, ह्यूमंगस मतलब बहुत बड़े आकार में, ये कोलोसल ह्यूमंगस या इमेंस चैलेंजेस को फेस भी करता है। अब क्या क्या चैलेंज है? कह रहा है इट्स पीपल लिव इन अ मोर केओटिक वर्ल्ड। आज भारत के लोग एक बहुत ही ज़्यादा केओटिक वर्ल्ड में रहते हैं। केओटिक का मतलब होता है फुल ऑफ केओस, फुल ऑफ अराजकता, एनार्की, ट्रबल्स। आज एक बहुत ही परेशान सी दुनिया में हम जी रहे हैं। और ये वर्ड कैसा है? वेयर कोऑपरेशन एंड लिबरल ट्रेड रिलेशंस हैव टेकन अ बीटिंग। जहाँ पे सहयोग और आज़ाद ट्रेड के जो रिलेशंस हैं उन्होंने एक बीटिंग को लिया है, उन पे अभी भी चोट पड़ी है। टेक अ बीटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का चोट खाना। तो सहयोग और आज़ाद ट्रेड रिलेशन दोनों ही चोट खा के बैठे हैं। कह रहे एंड वेयर क्लाइमेट चेंज इज़ अ चैलेंज। जहाँ पे बदलता हुआ मौसम भी एक चुनौती है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो आसपास इंडिया देखोगे ना, हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, केओस चल रही है। श्रीलंका में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में, हर तरफ। तो केओटिक वर्ल्ड में जी रहा है इंडिया आज की डेट में। और कॉपरेशन और ट्रेड रिलेशन वैसे भी पैंडमिक की वजह से बहुत ख़राब है आजकल। ग्लोबल जो है वार्मिंग की वजह से भी बड़ा चैलेंज इंडिया के सामने खड़ा है। कह रहा है ऑल्सो द इमर्जेंस एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स दैट सीक्स टू सेंट्रलाइज पावर। अब ये जो सेंटेंस है ना, ये इसने बीजेपी के ऊपर कटाक्ष चढ़ा है, ठीक है, बीजेपी के ऊपर इसने ताना मारा हुआ है। कह रहे साथ ही साथ एक तो उभरना, इमर्ज होना, और एक कंसोलिडेशन करना यानी मजबूत होना। कह रहे दोनों जो काम है ना, उभरने का और मजबूत होने का, और किसका? एक बहुत ही ताकतवर पॉलिटिकल फोर्स का। कौन सी फोर्स है? जो सीख करती है, कोशिश करती है, और क्या करे? सेंट्रलाइज कर दे, केंद्रीकृत कर दे, सब अपने हाथ में ले ले सारी की सारी पावर को, ताकत को। और क्या कर दे साथ में? एंड होमोजेनाइज द आइडिया ऑफ इंडिया। इंडिया के आइडिया को होमोजेनाइज करे। होमोजेनाइज का मतलब होता है एक जैसा बनाना, डाइवर्सिटी को ख़त्म करना, है ना। ये कहना कि इंडिया भारत, भारत ही इंडिया है, भारत माता की जय, हिंदी हमारी भाषा है ना, हिंदू, इस तरह की बातें करने से जो बाकी डाइवर्सिटी है कंट्री की, वो मतलब उसको जो है ख़त्म करने का जो है इनका प्लान जो है दिखाई देता है ना। कह रहा है ये जो डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है ना, इमर्जेंस और कंसोलिडेशन है इसका, हैज़ थ्रेटन टू अनरेवल द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। इसने थ्रेटन कर दिया है, इसने चुनौती कर दी है कि ये उधेड़ देगा, अनरेवल कर देगा, तार तार कर देगा हमारी संवैधानिक स्ट्रक्चर को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को। और ये स्ट्रक्चर कौन सी है? ये स्ट्रक्चर है ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ डिवर्सिटी, विविधता को, डिवर्सिटी को, वैरायटी को पहचानने वाली स्ट्रक्चर है। और एंड इंक्लूजन, इसके इंक्लूजन वाली स्ट्रक्चर है, इसको इंक्लूड करने वाली है एज द मीन्स फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस, ओवरऑल प्रोग्रेस के उपाय के तौर पे। तो अपना संविधान इस तरीके से बनाया गया है कि बहुत सारी भाषाएं और बहुत सारे बोलियां और रिलीजन जब होंगे ना, तभी ये संविधान काम करेगा और इसी में ही ओवरऑल प्रोग्रेस होती है। लेकिन जो डोमिनेंट फोर्स अब इंडिया में आ गई है, वो इस पूरे वैरायटी को होमोजेनाइज करना चाहती है और ये थ्रेटन कर रही है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम जो है उसको अनरेवल कर दे, उसको उधेड़ दे, तार तार कर दे। इमर्जेंस एंड कंसोलिडेशन दोनों की वर्ब है हैज़ थ्रेटेंड। अब इन दोनों को प्लूरल वर्ब मिलनी चाहिए थी, टेक्निकली दी हुई है सिंगुलर। दैट की वर्ब है सीक्स, दैट आया है फोर्स के लिए। आइडिया ऑफ इंडिया की वर्ब है इसकी कोई वर्ब नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है। आ रही है बात समझ में? सीक्स टू सेंट्रलाइज पावर एंड होमोजेनाइज द आइडिया ऑफ इंडिया। होमोजेनाइज यहाँ पे जो है इन्फिनिटिव है, सीक्स टू सेंट्रलाइज, सीक्स टू होमोजेनाइज। होमोजेनाइज का मतलब आप जानते ही हैं, होमो मतलब एक जैसा, होमोजेनाइज करना मतलब पूरे ग्रुप की डाइवर्सिटी को मिक्स कर देना, एक जैसा बना देना। चलो और आगे बढ़ते हैं। थ्रेटन का मतलब होता है चुनौती देना। कह रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस थ्रू इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पे डैश लाइक करा है, अ प्रोसेस दैट वॉज एक्सेलरेटेड फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स इन द अर्ली 1990s। कह रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है, आर्थिक विकास जो है, और किसके जरिए? इंक्लूसिव ग्रोथ के जरिए। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है सब ग्रो करेंगे, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे लेकिन सब करेंगे, सबको इंक्लूड करके करना है। ऐसे नहीं है अंबानी अडानी बढ़ता जा रहा है और बाकी के पास खाना नहीं है ना। तो कह रहा है इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो होने वाली थी ना, सबकी ग्रोथ के साथ में, इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ में। कह रहा है ये एक ऐसी प्रोसेस है इंक्लूसिव ग्रोथ दैट वाज, जिसको एक्सेलरेट करवाया गया था, जो तेज़ हो गई थी
और किसके बाद में, फॉलोइंग किसके बाद में, जो कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स आए थे, जो बड़े बड़े सुधार आए थे 1990 की शुरुआत में, अर्ली 90s में, और किसके साथ में, एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ राइट बेस्ड अप्रोच टूवर्ड्स वेलफेयर इन मिड 2000s, और उस इंस्टीट्यूशन के साथ में, उस प्रथा के साथ में जो था अधिकारों पे आधारित राइट्स बेस्ड अप्रोच का, और किसके लिए, वेलफेयर स्कीम्स के लिए, लोगों की भलाई के लिए स्कीम्स जो आती हैं सन 2000 के मिड में, 2005-2010 के आसपास। कह रहा है ये जो ग्रोथ है ना इस प्रकार की, जो इस तरह की होती है, कह रहा है ये ग्रोथ है ना हैज स्लोड डाउन, ये धीमी पड़ गई है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों में। अगेन बीजेपी के लिए बोल रहा है कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आ रही है, पहले इंक्लूसिव ग्रोथ आती थी लेकिन अब ग्रोथ जो है कुछ तबके कर रहे हैं और बाकी लोग जो हैं वैसे गरीब के गरीब बने हुए हैं। कहने का मतलब मोटी मोटी बात ये है। प्रोग्रेस की वर्ब है हैज स्लोड डाउन, दैट की वर्ब है वॉज एक्सेलरेटेड, और इंस्टीट्यूशन की कोई वर्ब नहीं है। देखो आज इतना कुछ आया है कि मैं खुद भी सब्जेक्ट वर्ब बना रहा था तो देखो उल्टी सीधी मैंने कर दी है ना। इंस्टीट्यूशन जो है कुछ भी वर्ब सब्जेक्ट ही नहीं है तो वर्ब कैसे लेगा, लेगा ही नहीं किसी की। चलो, वेलफेयर का मतलब होता है फिलैंथ्रोपी, एल्ट्रुइज्म, लोगों के लिए भलाइयाँ है ना, लोगों के अच्छे लिए जो काम करती है सरकार, वेलफेयर होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, ऐसे रिफॉर्म हुए थे 1990 के दौरान, बड़े डिटेल्ड थे, पूरा ढांचा जो है अर्थव्यवस्था का बदल गया था। चलो अब एक काम करेंगे, लास्ट सेंटेंस पढ़ लेते हैं फिर यहीं पे रैप अप करते हैं, अभी इतना ही आर्टिकल और बचा हुआ है। कह रहा है मीन वाइल देयर इज एन एक्सेसरबेशन ऑफ इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज। कह रहा है इसी बीच एक एक्सेसरबेशन भी हमने देखा है। एक्सेसरबेशन क्या होता है, चीज़ों का बद से बदतर होना, एक्सेस्पिरेशन, एग्रावेशन, वर्सनिंग। तो हमने एक चीज़ों का बद से बदतर होना भी देख रहे हैं, और किसका, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ का, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो असमानताएं हैं उसका। महाराष्ट्र में जाओ पैसा ही पैसा, बिहार यूपी में जाओ गरीबी गरीबी, तो ऐसी डिस्पैरिटीज़, ऐसी गरीबियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। कह रहा अब ये कैसे हो रहा है काम, ये हो रहा है विद सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया डिलीवरिंग बेटर आउटकम्स इन एजुकेशन। ये काम हो रहा है साउथ और वेस्टर्न इंडिया के डिलीवर कर देने के साथ ही और अच्छे आउटकम्स को, एक तो एजुकेशन में, एक हेल्थ केयर के अंदर, है ना। तो ये दोनों जो स्टेट्स, साउथ और वेस्ट की जो स्टेट्स हैं, सारी की सारी 5-7 स्टेट्स हैं, ये अच्छे आउटकम्स ला रही हैं, और इनको छोड़ दो तो बाकियों में क्या हो रहा है पता है आपको। कह रहा है एंड थोरो गोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ देन अदर रीजन, एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आ रही है साउथ और वेस्ट में जो थोरो गोइंग है। थोरो गोइंग का मतलब है बहुत डिटेल में जा रही है, ये हर तरफ ग्रोथ है, ऐसा नहीं है पैसे की, यहाँ पे राइट्स की भी ग्रोथ है, एजुकेशन में भी है, हेल्थ में भी है, ग्रोथ हर तरफ से है, थोरो हो रही है, ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बजाय दूसरे रीजन के अंदर। कह रहे हैं एन इशू दैट रिक्वायर्स केयरफुल डेलिब्रेशन इन द नियर फ्यूचर, ये एक ऐसा इशू है जिसको ज़रूरत है, रिक्वायर करता है बहुत ही केयरफुल सी मंत्रणा, बातचीत या डेलिब्रेशन। डेलिब्रेशन का मतलब होता है सीरियस टॉक, सीरियस टॉक, जिस पे सीरियस टॉक की बात ज़रूरत है आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर के अंदर। सेंटेंस लंबा है, एक बार रिपीट कर दूं, इसी बीच और बद से बदतर हो रही हैं चीज़ें इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ में, कोई स्टेट बहुत अमीर है, कोई स्टेट बहुत गरीब है, डिस्पैरिटी बढ़ती जा रही है इंटर द स्टेट्स। ये काम हो रहा है साउथ और वेस्टर्न इंडिया के डिलीवर कर देने के साथ ही बहुत ही अच्छे आउटकम्स को एजुकेशन, हेल्थ केयर में और इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है थोरो गोइंग, हर सेक्टर में हो रही है ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये साउथ और वेस्ट किसके मुकाबले कर रहे हैं, बजाय दूसरे रीजन के, ईस्ट और नॉर्थ के। कह रहा है ये एक ऐसा इशू है जिसको ज़रूरत होने वाली है आने वाले वक्त में बहुत ही केयरफुल सी सीरियस टॉक की, डेलिब्रेशंस की। एक्सेसरबेशन की वर्ब है इज, दैट की वर्ब रिक्वायर्स, दैट आया इशू के लिए। चलो अब यहीं रैप अप करेंगे, बहुत लंबा आर्टिकल है, देख रहे हो आगे ना मैं इतना पढ़ा पाऊँगा, ना मेरा स्टेमिना ना आपका, ठीक है। कोशिश करनी है सब लोग इसको पढ़ेंगे आगे वाले को, डिक्शनरी खोल लो, साथ साथ देखते जाओ, है ना, जितना पढ़ पाओ उतना ही अच्छा है। रोज़ आप आधा पौना घंटा पढ़ते हो तो लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करता है, आधा पढ़ रहे हो या पूरा पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ना है आपको जितना भी पढ़ पाओ। अब देखो अपने क्विज़ पे आ जाओ फटाफट से, जितना अभी तक पढ़ा है उस पर क्विज़ बेस्ड है, 5-6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। बॉर्जन का आपसे एंटोनिम पूछा है, अपने आप बताओगे। इमेंसिपेट को आपको सिनोनिम बताना है, अब ये मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, खुद से निकाल सकते हो आप, ये वर्ड 4-5 बार बता दिया मैंने आपको। वोट देने के अधिकार को क्या बोलते हैं, अधिकार देने को नहीं, वर्ब की बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है नाउन की। तो वोट देने के अधिकार को क्या बोलते हैं, नाउन को क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड में 9 ऑप्शंस हैं, बिना ऑप्शन के करोगे। थर्ड में आपसे पूछा है किसी चीज़ का जो इंडिकेशन होता है, अंदेशा होता है, उसके लिए क्या सिनोनिम है, आता होगा मेरे ख्याल। चौथे 5वें में 2 एरर्स हैं, पहली एरर है अपोजिंग नाम की वर्ब के पास, दूसरी एरर है सीकिंग नाम की वर्ब के पास, तो चेक कर लेना। अब ये 6 क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में, पिंड कमेंट में
पिंड कमेंट में लिखे हुए हैं हिंट्स के साथ, जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। अच्छा, मुलाकात होगी कल। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का। तैयारी कर रहे हो एग्जाम्स की तो वक्त रहते कोर्सेज को बाय करके एनरोल करके अपनी प्रिपरेशन किया करो। लास्ट मोमेंट पे कोर्स लेने से कुछ नहीं होता है। एग्जाम से 4-6 महीने पहले अपने आप को प्रिपरेशन को टाइम दो, है ना। कुछ अभी चल भी रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं आपको। 15 अगस्त पे फ़ायदा ले सकते हैं उनका कूपन लगा के। ऐप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, ये नंबर है व्हाट्सअप, इस नंबर पर टीम से बात कर सकते हैं। अंटिल देन, साइनिंग आउट।